नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक़, केस नंबर 26। मैं और तुमसे नाराज़? ज़रा तुम ना शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी नाराज़ उनसे हुआ जाता है जिनको अपना समझते हैं। जिनको अपना नहीं समझते तो फिर उनसे नाराज़गी कैसी? हया ने तनक लहजा अपनाते इसे खरी खरी सुना दी, जबकि साथ वाली नशिस्त पर विराजमान ज़रार इसके मासूम अतराफ़ पर आहिस्तगी से मुस्कुराते। नफ़ी में सर झटक गया। अच्छा लगा ये सुनकर कि आप मुझे अपना समझती हैं, इसलिए इतना नाराज़ हो रही हैं मुझसे। ज़रार के चेहरे पर छाई संजीदगी एक ही पल में उड़न छू हो चुकी थी। जैसे इसके चेहरे पर गहरी मुस्कान रकम हुई, वहीं हया के चेहरे पर सख्ती से भरे तासरात छा गए। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मेरी बात में से अपने मतलब की चीज़ें मत निकालो तुम। हया उसकी मैनी खेज मुस्कुराहट पर एक पल के लिए सटपटाहट का शिकार हो गई। इसकी हथेलियाँ घबराहट के मारे पसीने से तर हो गईं। वो बहुत कम मुस्कुराता था, इसीलिए तो हया का दिल बार बार ज़रार के लबों की इस नायाब मुस्कुराहट को देखने को बेताब हो रहा था। ज़रार की नीली आंखें और मकनातीसी शख्सियत धीरे धीरे से अपनी कवि हिसार में जकड़ रही थी, इसलिए वो ध्यान बटाने की खातिर जल्दी से अपना सर नीचे झुकाती बगौर फाइल को देखने लगी। जो दिल में होता है वही ज़ुबान पर जारी होता है मिस हया, आज ये बात तो मान ही लीजिए आप। ज़रार की इस गहरी मुस्कुराहट ने इसके माजी की कई अजियतों को कुछ पलों के लिए मोटी तह से ढक दिया। मेरे साथ ज़्यादा हंस कर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ उस 2 पौनी वाली लड़कियों के पास जिसकी बातें तुम्हारे दिल पर काफ़ी गहरा असर छोड़ती हैं। हया ने फूले नतनों समेत इसे सख्त घुरी से नवाजना ज़रूरी समझा था। उसके लगते अंदाज पर ज़रार खुलकर कहका लगाए बिना रह न सका। इसके जानदार कहके निगत मैडम समेत बाकी सब ने भी हैरत के मारे चौंकते हुए वापस मुड़कर इन दोनों को देखा, क्योंकि आज तक किसी ने भी ज़रार को इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा था। सबकी निगाहों का मरकज़ खुद को पाकर ज़रार के होंठों पर उमड़ती हंसी एक पल के लिए थम सी गई। मुझे लगता है कल मार्शल आर्ट की पहली क्लास में जो भी ट्रिक सीखी है ना, वो सबसे पहले तुम पर ही अप्लाई करनी पड़ेंगी। ज़रार को इतना हंसते देख हया को मज़ीद तप चढ़ चुकी थी। और रियली मिस हया? ज़रार सीने पर हाथ बांधे इसे दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। अंदर ही अंदर वो खुद भी इस छटांग भर लड़की की हिम्मत को दाद दिए बिना रह न सका। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता था। ज़रार के लबों की धीमी मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई। देखो ज़रार, अगर तुम अभी के अभी चुप ना हुए तो मैं। हया अंगेज शहादत उठाए अपना जुमला मुकम्मल कर ही रही थी कि अचानक फ़ोन की तेज़ घंटी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। अब वो सर झुकाए कांधे पर लटके बैग में से मोबाइल निकालने लगी। ज़रार अपने भींचे लबों समेत इसे चुप साधे देख रहा था। जावी मामू इस वक्त? जावियार का फ़ोन देख हया ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। हया ने आहिस्तगी से मुस्कुराते शौक लहजा अपनाया। पास खड़ा ज़रार इसके पल पल बदलते रूप को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। क्या हार्ट अटैक? हया के लबों से बेसाख्ता चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई। हार्ट अटैक के अल्फाज पर हया के साथ साथ ज़रार भी हड़बड़ाते हुए चेयर से उठ बैठा। जी मामू, हम अभी आ रहे हैं। हया आओ देखा न ताओ बस रोते हुए मोबाइल फ़ोन हाथ में थामे भागने के अंदाज से बाहर चली गई। हया, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? ज़रार ने इसके हाथ से नीचे गिरी फाइल को वापस मेज़ पर रखा और फिर लंबे लंबे ढक भरता हया के ताक़ुब में चल दिया। मामा। जवाबन हया के लबों में हल्की जंबिश तो हुई, मगर आंसुओं का गोला हलक में अटक जाने की वजह से अपनी बात मुकम्मल न कर पाई। इसे इस वक्त रोने के अलावा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। हया मेरी जान, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हया भागते हुए मरियम से आकर गले मिलती शिद्दत से रोने लगी। हया को इस हालत में देख मरियम के तो हाथ पांव फूल गए। ज़रार को हया के ताक़ुब में आते देख मरियम को लगा शायद हया की फिर से ज़रार के साथ कोई बहस हुई है, इसलिए इसकी कमर को नरमी से सहलाते इस्तफसारिया अंदाज अपनाया। मरियम, वो नाना जान हार्ट अटैक। हया के लबों से अल्फाज बमुश्किल टूट फूट का शिकार होकर बाहर निकले थे। हार्ट अटैक? पास खड़े रोशान को मरियम की रंगत पल भर में ही मुतगैर ज़दा महसूस हुई थी। मरियम, मुझे नाना जान के पास जाना। ड्राइवर अंकल मामा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे अभी नाना जान से मिलने जाना है। हया का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मरियम बड़ी होने के नाते इसे संभाला देने के साथ साथ खुद भी बेआवाज़ रोती चली जा रही थी। आखिर को उन्हें ये सब रिश्ते काफ़ी अरसे बाद देखने को मिले थे और इन्हें खो देने का एहसास ही इनकी जान निकालने के दर पे था। ओके, हम अभी चलते हैं। अभी थोड़ी देर में ड्राइवर अंकल मामा को छोड़कर हमें लेने आ जाएंगे। मरियम ने हया को अपने साथ लगाए नरम लहजे में तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की। मरियम, मुझे अभी जाना है। हया बेबस लहजे में गोया हुई थी। पास खड़े रोशान और ज़रार इन दोनों की अबतर हालत पर मगमूम होकर रह गए।
मरियम, आप लोग मेरे साथ आएँ, मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ। ज़रार ने हया को इस कदर बुरी तरह रोते देखा तो अपना रुख मोड़े ज़द संजीदा लहजे में गोया हुआ, थैंक्स ज़रार, चलो हया। मरियम ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर हया का हाथ थामे इसे अपने साथ लिए ज़रार के ताक़ुब में पार्किंग लॉट की तरफ चल दी। रोशान ने आगे बढ़ते इन दोनों के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और फिर खुद ज़रार के साथ फ्रंट सीट पर विराजमान हो गया। मरियम, नाना जान ठीक तो हो जाएंगे ना? ज़रार ने बैकव्यू मिरर से हया का आंसुओं से तर चेहरा देखा तो इसका दिल बेख्तियार अजब लय में धड़कना शुरू हो गया। इंशाअल्लाह, जब हम दिल से दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला सब ठीक कर देते हैं। मरियम इस मुश्किल वक्त में भी सब्र का दामन हाथ से छूटने नहीं दे रही थी। रोशान को इस वक्त मरियम की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो खुद को भूलकर इस वक्त सिर्फ हया को संभाल रही थी। इसके गाल पर बहते आंसू मरियम के अंदर की हालत की वाज़िया गुमाजी कर रहे थे। इन्हें इस वक्त रिफ़त बेगम की बहुत फ़िक्र हो रही थी क्योंकि उन्होंने इस दिन के बाद से अख्तर साहब को देखा ही नहीं था और ना ही इनसे मिली थी, और अब अचानक ये खबर सुनकर उन पर क्या बीती होगी, ये सोच ही इन दोनों को परेशान कर देने के लिए काफ़ी थी। मरियम हसन साहब को टेक्स्ट मैसेज सेंड करके इस बारे में इन्फॉर्म कर चुकी थी। मरियम का मैसेज मिलते ही वो भी हॉस्पिटल आने के लिए ऑफिस से निकल गए। सब लोग अख्तर साहब की इयादत के लिए इस हॉस्पिटल जा रहे थे जहां वो आईसीयू में लेटे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ़ थे। अब ये जंग जीतने वाला कौन है, इसका फ़ैसला तो खुदाए बरहक ज़ात ने ही करना था। ये इन्हीं पर मुनहसर था कि अब वो अख्तर साहब को ज़िंदगी की नेमत से दोबारा हमकिनार करते हैं या फिर उनकी सांसों की टूटती माला इन सब की ज़िंदगियों को बंद गली के एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगी जहां सांप सीढ़ी की तरह सिर्फ उलझी हुई डोरें ही मौजूद थीं। इन सब सवालों के जवाबात वक्त इन्हें बहुत जल्द देने वाला था। निजी अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद कुर्सी पर विराजमान सोनिया बेगम इस वक्त परेशान तासरात में चेहरा नीचे झुकाए बैठी हुई थी। उनके गालों पर नमकीन पानी अश्कों की सूरत में बह रहा था। जावियार आईसीयू के बंद दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा उसे ही साकत निगाहों से देखे जा रहा था। शमसा की हालत भी इन सब से कुछ मुख्तलिफ न थी। वो भी दीवार के साथ टेक लगाए अख्तर साहब की सलामती के लिए दुपट्टे को नमाज के स्टाइल में लपेटे ज़ेरेला बायते करीमा का विर्द करने में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। जावियार अपने बालों को मजबूती से जकड़े गैर मुतवक्का तौर पर हद से ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था। तभी इसके ज़हन के पर्दे पर अपनी और शमसा की बातें अक्स बनकर लहराने लगीं। वो एक पल के लिए गहरा सांस भरता फिर से उसी मंजर में कहीं खो गया। शमसा, तुम्हें रिफ़त आपा कैसी लगी? शमसा गैर यकीनी सूरत हाल में गिरी जावियार को देख रही थी जो इस वक्त धड़म के अंदाज में शमसा के बेड पर से तकिया उठाकर अपनी गोद में रखे लेटने के अंदाज में बिल्कुल इसके साथ ही बैठ गया। पहले पहल जावियार चूँकि ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था इसलिए वो और शमसा कभी एक दूसरे से इस तरह घुल मिल ही नहीं पाए। बहन भाई होने के नाते वो एक दूसरे की फ़िक्र ज़रूर करते थे, लेकिन भाई से प्यार जताना और बहन के लाड उठाने का लुत्फ़ आखिर होता क्या है ये इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब से जावियार जेल से रिहा होकर वापस आया उसके मिजाज और शख्सियत दोनों में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी थीं। कल वो दोनों बहन भाई रिफ़त आपा से मिलने उनके घर गए थे जहां उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया गया। रिफ़त आपा ने इन दोनों को रवायती सुतेलापन दिखाने की बजाय एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया। शमसा और जावियार जितनी देर तक वहां बैठे उन्होंने हया, मरियम, रिफ़त आपा और हसन साहब पर मुश्तमिल एक छोटी मगर परफेक्ट फैमिली की कंपनी को खूब इंजॉय किया था। ये कैसा सवाल है भाई, रिफ़त आपा तो शुरू से ही बहुत अच्छी थी, अब तो वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हम सबको खुले दिल से माफ़ कर दिया। सच्ची भाई, मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। शमसा के अंग अंग से खुशी की महक फूटती महसूस हो रही थी। काश रिफ़त आपा और उस्मान भाई शुरू से हमारे साथ ही रहते, कितना अच्छा हो जाता ना, हम भी एक परफेक्ट फैमिली कहलाते। मगर अब तो उस्मान भाई। शिद्दत जज्बात के बाइस बात के आखिर में शमसा की आवाज़ तकरीबन रन चुकी थी। उस्मान के गम ने इसकी आंखें बेख्तियार नमकीन पानियों से भर दीं। उन्होंने तो हमें माफ़ कर दिया शमसा, मगर डैड, वो अभी तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। कॉरिडोर से गुजरते अख्तर साहब की स्मातों ने यह जुमला बखूबी सुना। वो अभी तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। ये अल्फाज नहीं गोया जहर खुंद तीर थे जो अनजाने में ही सही लेकिन सीधा अख्तर साहब के सीने में पेवस्त किए जा चुके थे। क्या उन्होंने अभी तक डैड को माफ़ नहीं किया? शमसा का अंदाज़ गैर यकीनी लग रहा था। हाँ, वो कहती हैं डैड ने उनकी बात सुने बिना इनसे इतने सालों तक हर रिश्ता नाता तोड़े रखा। वो बाकी और किसी से नाराज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ डैड से खफा, इसीलिए वो इन्हें अभी तक माफ़ भी नहीं कर पाई। अख्तर साहब अपने कपकपाते हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखे चुप साधे उनकी बातें सुन रहे थे
और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद अचानक उनकी हिम्मत जवाब देगी और इनमें खड़े होने की भी सकत बाकी ना रही और वो सीने पर हाथ रखे वहीं ज़मीन पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। चेहरा पल भर में ही पसीने से तर होता चला गया। अगले ही लम्हे वो होशो खुद से बेगाना होते लुढ़क कर नीचे ज़मीन बोस हो गए। ये कैसा शोर है? अजब शोर की आवाज़ सुनकर ज़ावियार हड़बड़ाहट के आलम में बेड से उठकर बाहर आ गया। शमसा भी घबराते हुए इसके ताक़ुब में पीछे पीछे चली आई। डैड डैड, क्या हुआ आपको? कमरे के सामने अख्तर साहब को बेहोशी के आलम में नीचे गिरा देख ज़ावियार के हलक से बेसाख्ता चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई थी। डैड उठे ना ज़ावी भाई, डैड को हॉस्पिटल। शमसा रोते हुए अख्तर साहब का चेहरा थपथपाती ने होश में लाने की नाकाम सही कर रही थी। अंकल कार स्टार्ट करें जल्दी से। ज़ावियार ने दाखिली दरवाजे के पास पहुंचते दूर से हाँक लगाई। हुक्मनामा सुनते ही ड्राइवर ने मुस्तैदी से कार स्टार्ट कर दी। गार्ड्स ने गेट खोला। तब तक सोनिया बेगम और शमसा भी परेशान तासरा समेत उसी कार में बैठ चुके थे। रैश ड्राइविंग करते वो लोग कुछ ही मिनटों में निजी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अख्तर साहब की तशवीशनाक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने इन्हें फ़ौरन आईसीयू में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। ज़ावियार ने कॉरिडोर में खड़े खड़े अपनी पेशानी मसलते रिफ़त आपा और हया को भी फ़ोन करके अख्तर साहब की इस हालत के बारे में आगाह कर दिया। काश डैड आप हमारी ये बातें ना सुनते। ज़ावियार पुरसोच तासरात समेत कुर्ब के आलम में धीमे से बड़बड़ाया। तभी से कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे से रिफ़त बेगम तेज़ तेज़ कदमों से चलती इधर आती दिखाई दी। ज़ावी बेटे, बाबा कैसे हैं? रिफ़त बेगम को आता देख ज़ावियार भी इनसे गले मिलता बच्चों की तरह सिसक उठा। रिफ़त आपा ने पूर्णम आंखों समेत ज़ावियार के बाल सहलाते अख्तर साहब की खैरियत दरियाफ्त की। बेंच पर बैठी सोनिया बेगम अपना झुका चेहरा ऊपर उठाए नादम तासरात समेत रिफ़त बेगम को देख रही थी। रिफ़त को काफ़ी सालों बाद अपने सामने खड़ा देख सोनिया बेगम का हलक तक खुश्क पड़ गया था। आपा डैड आईसीयू में हैं, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दें। ज़ावियार ने बात के आखिर में आंसुओं समेत रोते हुए रिफ़त बेगम से इल्तिजा की। रिफ़त बेगम के साथ खड़े हसन साहब ने उनके शाने पर हाथ रखे तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की थी। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है बच्चे, आप सब पुरानी बातों को भूलकर अंकल के लिए दुआ करें, बस और कुछ नहीं। हसन साहब ने रिफ़त बेगम को बेबस अंदाज में रोते देखा तो सबको रसान से समझाने लगे। हसन साहब ने आगे बढ़ते शमसा के सर पर प्यार दिया और फिर ज़ावियार को अपने साथ लिए कॉरिडोर में मौजूद एक बेंच पर आकर बैठ गए। मुझे माफ़ कर दो रिफ़त बेटा, मैं तुम सब की गुनाहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिफ़त जज्बातियत की इंतहा पर पहुँच चुकी थी, इसलिए अनजाने में सोनिया बेगम के साथ उन्हीं के बेंच पर बैठी बेआवाज़ रोने लगी। सोनिया बेगम ने नमी से भरपूर आंखों समेत रिफ़त के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, फिर हाथ जोड़कर अपने किए हर गुनाह की खुलूस से दिल से माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ मामा ऐसे नहीं करें, आप मेरी माँ बजा हैं, ये सब करके मुझे गुनहगार मत करें। रिफ़त बेगम ने फ़ौरन इनके जुड़े हाथ थामकर अपने हाथों की मुट्ठियों में मुकीद कर लिए। वो तो पहले ही उनकी हर ज़्यादती के लिए इन्हें माफ़ कर चुकी थी, मगर आज उनके दोबारा माफ़ी मांगने पर रिफ़त बेगम अपना हर गम सिरे से ही भूल गईं। गुनाहगार तो मैं हूँ बेटा, तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? मैं अपनी की गई हर ज़्यादती की दिल से माफ़ी चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाबा की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। वो तुम्हारी वजह से बहुत स्ट्रेस में है। वो कुछ दिनों पहले ही मुझे कह रहे थे मैं अपनी बेटी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। सोनिया बेगम ने रोते हुए अपनी हर गलती का एतराफ़ किया। रिफ़त बेगम के दिल में अख्तर साहब के लिए जो भी नाराज़गी थी, आज उन सब बदगुमानियों के बादल छुटने का वक्त आ चुका था। शमसा, ज़ावियार और हसन साहब इस वक्त नमाज अदा करने प्रेयर रूम की तरफ जा चुके थे। मैं आप सबको माफ़ कर चुकी हूँ मामा, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, आप बस दुआ करें हमारे बाबा का साया हम पर सलामत रहे। रिफ़त बेगम मुर्तज़ियाना अंदाज में गोया हुई थी। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ बेटे, मेरी दुआएं कहाँ कबूल होनी हैं? सोनिया बेगम के लहजे में कतई हासियत दर आई। नहीं मामा, ऐसे नहीं कहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है तो जिसमें गुनाह या कता रहमी की बात ना हो तो अल्लाह ताला उसे 3 बातों में से एक ज़रूर अता कर देते हैं। या तो दुआ के मुताबिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, या उसकी दुआ के मुताबिक उसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा अजर बना देते हैं, या उसकी दुआ के बराबर उसकी कोई मुसीबत टाल देते हैं। ये बात सुनकर सहाबा कराम ने फरमाया, हम अब कसरत से दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ख़ज़ाने बहुत वसी हैं, हम भी अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखकर बाबा के लिए खुलूस दिल से दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह वो हम सब की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सोनिया बेगम ने एक सगी माँ की तरह रिफ़त बेगम के सर पर प्यार देते फ़रते मोहब्बत से इन्हें अपने साथ लगा लिया।
इतने सालों बाद ममता का आंचल पाते ही रिफत बेगम बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सोनिया बेगम इनकी पेशानी चूमते, इनके बिखरते लरजते वजूद के गिर्द अपने बाजुओं का मजबूत हिसार कायम किए न जाने कितनी देर हनूज इसी पोजीशन में ही बैठी रहीं। आज कुदरत ने इन्हें एक दिलचस्प हकीकत से रोशनास करवाया था। ये इंसान का एक फितरी अमल ही है, जब वो किसी को नापसंद करने की ठान ले तब वो मुकाबले में मौजूद तमाम अच्छाइयाँ भूले सिर्फ इससे नफरत ही करता रहता है। इसी तरह यही इंसान जब किसी को पसंद करने की ठान ले तो वो मुकाबले में मौजूद हर बुराई को भूले सिर्फ इससे मोहब्बत ही करता रहता है। बदकिस्मती से इसे मुकाबले के जज्बात की कोई परवाह नहीं होती, चाहे वो इससे नफरत करे या फिर मोहब्बत, वो सिर्फ अपने जज्बे को अपने तौर परवान चढ़ाता रहता है। हया, मरियम, ज़रार और रोशान चारों एक साथ कॉरिडोर में दाखिल हुए थे। मामा, नाना जान ठीक तो है ना? हया रिफत बेगम से गले मिलती आंसुओं समेत रो रही थी, जबकि मरियम सोनिया बेगम और शमसा के पास जाकर इन्हें तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करने लगी। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप बस अल्लाह के ज़ोर उनकी सलामती और सेहत के लिए दुआ करो। रिफत बेगम ने हया के बिखरे बाल माथे पर से पीछे हटाते मोहब्बत भरा भरोसा दिया था। मामा, अभी अभी हम नाना जान से मिले, अभी तो मैंने उनसे ढेर सारी बातें भी करनी, इतने सालों की सारी अधूरी ख्वाहिशात उनसे पूरी करवानी है। मामा प्लीज़, मुझे नाना जान के पास जाना है। हया अपने तमाम रिश्तों को लेकर किस कदर हसास है, इस बात का अंदाज़ा आज ज़रार को बखूबी हो रहा था। हया का ये शिकस्ता अंदाज ज़रार के दिल की धड़कनों को बेतरतीब अंदाज में धड़कने पर मजबूर कर रहा था, इसलिए अपनी मुंतशिर धड़कनों समेत निगाहें चुराते अपना चेहरा मज़ीद नीचे झुका गया। डॉक्टर, मेरे डैड। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते देख सभी चौकन्ना अंदाज में खड़े हो गए। शमसा तफक्कुरों में तासरात समेत आगे बढ़ते इस्तफसारी अंदाज में अख्तर साहब की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। कूल डाउन बेटे, योर डैड इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर के लबों से निकलते अल्फाज वहाँ मौजूद तमाम नफूस के अंदर तमानियत की लहर दौड़ाने का मौजब बनते महसूस हुए थे। डॉक्टर अंकल, क्या हम अभी इनसे मिल सकते हैं? हया का बेताब अंदाज देखते इज़रार आहिस्ते से मुस्कुराता नफ़ी में सर झटक गया। नहीं बेटे, अभी वो होश में नहीं है, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता कोई भी इनसे मिल नहीं सकता। हाँ अलबत्ता बाद में ज़रूर मिल सकते हैं। डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाने के बाद मास्क उतारते पास मौजूद एक कवर्ड डस्टबिन में फेंक दिया। अंकल, एक नज़र दूर से भी नहीं देख सकते क्या? हया मुंह बसोरते फिर से डॉक्टर को मुखातब कर गई। हसन साहब हया के इसरार पर धीमे से मुस्कुराए बिना रह ना सके। यार, ये लड़की कुछ देर सब्र नहीं कर सकती क्या? ज़रार उसके बेतुके सवाल पर ज़ेरे लब बड़बड़ा रहा था। हाँ ओके, दूर से देख सकती हैं आप। डॉक्टर ने आहिस्तगी से मुस्कुराते इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और फिर इनको अख्तर साहब का मुकम्मल ख्याल रखने की ताकीद करता वहाँ से चला गया। थैंक गॉड। हया एक नर्स के ज़रिए आईसीयू की विंडो से पर्दा हटवाकर अख्तर साहब को पूर्णम निगाहों समेत देखने लगी। इसकी देखा देखी सभी विंडो के पास आकर अख्तर साहब को देखने लगे। इनको मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ा देख शमसा अपने आंसुओं पर काबू न रख पाई। सोनिया बेगम और रिफत ने इससे संभाला देते इसकी हिम्मत बंधाने की कोशिश की। जाविया और हसन साहब इस वक्त डॉक्टर से मिलने उनके ऑफिशियल रूम में चले गए थे। आंटी, अब हमें चलना चाहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रोशान ने शाइस्तगी से मुस्कुराते सोनिया बेगम से इजाज़त तलब की। वो दिल में शमसा की सबतर हालत के बारे में जेडी को जल्द अज जल्द इन्फॉर्म करने का सोच रहा था। ओके मरियम, ओके हया। रोशान के खैरबाद कहने पर हया की निगाहें बेसाख्ता इसके साथ खड़े ज़रार पर जाकर रुक सी गई। ज़रार भी इस वक्त बिना पलकें झपकाए से ही बगौर देखे जा रहा था। न जाने क्यों हया ज़रार की इन पुरतपिश निगाहों की ताब ज़्यादा देर ना ला सकी, इसलिए अपना रुख मोड़े फिर से शमसा के पास जाकर बैठ गई। ज़रार गहरा सांस फिजा में खारिज करते रोशान के साथ साथ धीमी चाल चलता हॉस्पिटल से बाहर आ गया। अब वो इग्निशन में चाबी घुमाने के बाद खाली खाली निगाहों से कार स्टार्ट करने लगा। इसके जहन के पर्दे पर हया की बिखरी हालत एक घूमती तस्वीर की तरह गर्दिश कर रही थी। अचानक रोशान के सवालिया अंदाज में अब्रूज कर पूछने पर ज़रार जल्दी से नफ़ी में सर झटकता खुद को हया की सोचों से आज़ाद कर गया। इससे पहले रोशान को इसके घर ड्रॉप करना था, बाद में सिकंदर पैलेस वापस आना था, इसलिए ज़रार ने महारत से स्टीयरिंग घुमाते अपनी त्वचा ड्राइविंग की तरफ मरकूज़ कर ली। कुछ दिनों से अजलान की फ़िल्म के आखिरी सीन्स की शूटिंग चल रही थी। जैसे ही आज वो अख्ताम को पहुंची, अजलान पहली फहरिस्त में कहीं और जाने की बजाय सीधा घर ही आ गया, वरना तो वो रात 9 बजे से पहले कभी घर नहीं आता था। तकरीबन 4 बजे का वक्त था। सिकंदर शाह और आसमा बेगम से मिलने के बाद अब वो सफ़ेद मार्बल की बनी राहदारी पर अपने मजबूत कदम रखता अपने कमरे की तरफ जा रहा था।
इस वक्त वो ब्लैक वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट कोट जेब तन किए अपनी रियासत का एक शहजादा लग रहा था। जेल से सेटशुदा बाल हनूज इसी पोजीशन में ही सर पर जमे हुए थे। वो तो पहले ही अपनी मगरूर तनी हुई नाक की वजह से अपने आसपास मौजूद सब लोगों में मुनफरिद नजर आता था, मगर आज इसके चेहरे पर सजी धीमी मुस्कुराहट ने इसका रंग ढंग ही बदल दिया था। आज वो किसी दमकते रोशन सितारे की तरह कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। कमरे का दरवाज़ा पहले से ही अध खुला था। अभी वो डोर नॉब घुमाते अपने कदम आगे बढ़ाने ही लगा था कि सामने का मंजर देखते वो वहीं का वहीं मबहूत सा खड़ा रह गया। जैनी इस वक्त अपनी लंबी सिल्की जुल्फ़ों की आबशार फैलाए आहिल के साथ बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटी हुई थी। आहिल जैनी के बाजू पर अपना सर रखे तकरीबन इसी के साथ चिपक कर लेटा हुआ था।